सो हेलो एवरीवन। आई एम बैक। कल इंडिया और वेस्ट इंडीज का सेकेंड T20 इंटरनेशनल हुआ। uh, सबको पता है क्या हुआ, इंडिया हार गया। मैच थोड़ा सा बिजार सिचुएशन में स्टार्ट हुआ, बिजार सर्कमस्टांसेस में स्टार्ट हुआ। मैच पहले 2 घंटे डिले हुआ। कई लोगों को लगा बारिश की प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों को लगा शायद वेट आउटफील्ड था, कई लोगों को लगा होगा शायद कोई और रीजन रहा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बिजार रीजन निकल के आया, और वो ये था कि टीम का जो लगेज है वो ग्राउंड में पहुंचा ही नहीं था, और वो 2 घंटे बाद आने वाला था। बाद में वो और डिले हो गया, और फिर मैच इवेंचुअली 4 साढ़े 4 घंटे के बाद ही स्टार्ट हुआ। सॉरी, लगभग साढ़े वही चार लगभग 4 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ है। क्रिकेट इज अ वेरी फनी स्पोर्ट, ये होता रहा है पहले। और इंडिया वेस्ट इंडीज के ही मैच में भी पहले हो चुका है। सो 1994 में इंडिया में वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था। इंडिया में इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था। मैच विशाखापट्टनम में चल रहा था, और जो टीम की किट है वो मद्रास चली गई थी। सो ये चीज पहले भी हो चुकी है। इसके अलावा 1984 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी ये चीज हुआ था, जमशेदपुर में। किट्स ही नहीं आई थी और वो मैच रद्द हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, ये बिजार रीजन है, आप लोग कई लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, बट क्रिकेट इज अ वेरी फनी स्पोर्ट। तो ठीक है। ये हुआ। उसके बाद उसके बाद वेस्ट इंडीज, बिकॉज थोड़ा से क्लाउडी कंडीशंस भी थे, हल्की फुल्की बारिश हो रखी थी, तो पिच काफी एनर्जाइज थी। और वेस्ट इंडीज ने ऐसे में बहुत अच्छा टॉस जीता। टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया, और उनके पास एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा गेंदबाज था, एक ऐसे टाइप का गेंदबाज था जिससे इंडिया को हमेशा प्रॉब्लम हुई है, और वो था लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज। लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, और उसके बाद एक ऐसी पिच जो बॉलर को सपोर्ट कर रही हो, इसका मतलब बहुत साफ है कि इंडिया आपकी तो बैंड बजने वाली है। इवेंचुअली वही हुआ। मैकॉय आए और पहली बॉल पे रोहित शर्मा आउट। लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट हमारी प्रॉब्लम पहली नहीं है। गुड पार्ट ये कि बहुत क्रिटिकल मैच नहीं था, बट हम तो क्रिटिकल मैचेस में गए, और हाल मतलब आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे तो भी रीस टॉपली ने हमें इंग्लैंड सीरीज में तंग किया था। 6 विकेट उन्होंने सेकंड वनडे में लिए थे, 3 विकेट उन्होंने थर्ड वनडे में लिए थे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 2019 का वर्ल्ड कप, ट्रेंट बोल्ट कोई नहीं भूल सकता। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, मोहम्मद आमिर। 2021 का T20 वर्ल्ड कप, शाहीन शाह अफरीदी। तो लिस्ट लंबी है। तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट इंडिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, और ये प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं होती नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ आपके विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं है, तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में अगर आप ये प्रॉब्लम को का कोई सॉल्यूशन लेके नहीं जाते हो तो दिक्कत है। तो वहां पे हम फिर से फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको मैकॉय को खेलना होगा, वहां पे आपको रीस टॉपली को खेलना होगा, वहां पे आपको मिचेल स्टार्क को खेलना होगा, वहां पे आपको शाहीन शाह अफरीदी को खेलना होगा, वहां पे आपको ट्रेंट बोल्ट को खेलना होगा। तो लेफ्ट आर्म पेसर की तो बहुत लंबी लिस्ट लगी हुई। वहां पे आपको मुस्तफिजुर रहमान को खेलना होगा। मुस्तफिजुर रहमान ने इंडिया के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, कौन भूल सकता है। उसके बाद इंडिया ने उनको हमेशा अच्छा खेला है, बट इतने सारे लेफ्ट आर्म पेसर आपको T20 वर्ल्ड कप में मिलेंगे। इनफैक्ट शाहीन शाह अफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान तो आपको अभी एशिया कप में भी मिलेंगे, उनके अगेंस्ट खेलना होगा। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दो बड़े मेजर इवेंट्स है, एशिया कप जो 27 अगस्त को शुरू हो रहा है, और T20 वर्ल्ड कप जो 3 महीने से भी कम समय में शुरू हो रहा है। इसके बाद एक चीज जो इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो है ओपनर्स के साथ। इंडिया की ओपनिंग जोड़ी क्या है किसी को भी नहीं पता। अब सूर्य कुमार ओपनिंग कर रहे हैं 2 T20 मैचेस से। इंडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल की इंजरी अपने आप में सस्पेंस बनी हुई है। अगर केएल राहुल खुदा ना खास्ता बाई चांस T20 वर्ल्ड कप तक फिट नहीं होते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे टूर पे वो जा नहीं रहे हैं, उसके बाद आपको एशिया कप खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, आपको साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, और उसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। 2-3 सीरीज मुश्किल से बचती है एशिया कप में। ऑब्वियसली इंडिया राहुल को ले जाएगा, क्योंकि राहुल वेस्ट इंडीज के टूर पे सिलेक्टेड थे, अनलेस कि केएल राहुल की फिटनेस खराब हो। और अगर केएल राहुल की फिटनेस खराब है तो वेस्ट इंडीज के टूर पे क्यों सिलेक्टेड है, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। आइडियली अगर वो फिट नहीं है और जिम्बाब्वे टूर नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें वेस्ट इंडीज के टूर पे नहीं होना चाहिए था, और इंडिया को प्लान भी एग्जीक्यूट करना चाहिए था। इसका मतलब एक डेफिनेट ओपनर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। बट
कहीं ना कहीं ये चीज बहुत क्लियर निकल के आ रही है कि इंडिया ने मान लिया है कि ओपनर जो है वो रोहित और राहुल ही होंगे। इसके अलावा कोई और ओपनर नहीं होगा। और अगर कोई और ओपनर नहीं होगा तो या तो विराट कोहली ओपन कर रहे होंगे, या फिर सूर्य कुमार यादव ओपन कर रहे होंगे, या फिर ऋषभ पंत ओपन कर रहे होंगे। और इस टीम के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। अपनी जो फाइनल कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं वही प्रेजेंट कर रही है उसी को प्रेजेंट किया जा रहा है T20 मैचेस में। तो आपको कहीं ना कहीं फाइनल लेआउट ऑफ द टीम का एक हिंट मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव क्या ओपनर है, बड़ा सवाल। उन्होंने एक बहुत अच्छी सेंचुरी जरूर मारी थी, बट उससे पहले उन्होंने 5-6 मैचेस में कुछ नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने 3 वनडे और 2 T20 खेल ली हैं, 5 मैचेस में कुछ नहीं किया है। तो सूर्य कुमार यादव क्या ओपनर है, या क्या उनकी भी जगह पक्की होती है, बड़ा सवाल है। हाँ, टैलेंट बहुत ज्यादा है, अच्छे शॉट्स मारते हैं, 360 डिग्री प्लेयर है, बट उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अभी वो कंसिस्टेंट है नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप इंडिया के जो मैचेस हैं, जो इंडिया ने मैचेस जीते हैं हाल फिलहाल में, उसमें सूर्य कुमार यादव का जो कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है, ना के बराबर। इट्स अ मतलब आप उठा के देख लीजिए, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच जीते थे, सूर्य कुमार यादव का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस जीते जिसमें सूर्य का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। सूर्या ने तीसरे मैच में कंट्रीब्यूट किया, बहुत एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली, बट इंडिया वो मैच हार गया। इंडिया ने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस खेले। वनडे में इंडिया ने अभी पहला T20 खेला, उसमें भी सूर्य का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। तो मतलब स्काई की भी पोजीशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मैच की बात करें, तो जब पिच ऐसी हो, आपकी विकेट्स दो जल्दी गिर जाए, सूर्य भी जल्दी आउट हो गए थे, रोहित शर्मा तो फर्स्ट बॉल आउट हो गए थे, तो शायद कहीं ना कहीं आपका टारगेट 200 नहीं होना चाहिए था। हाँ, इंडिया ने नया अप्रोच रखा हुआ है कि या तो मारो या मर जाओ, बट क्या ये अप्रोच बदल नहीं लेना चाहिए था? क्या हमें मैच जीतने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये अप्रोच, अगर आप इसी अप्रोच से चलते हैं, कल को ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस मिल सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो वो प्रॉपर समर्स नहीं होंगे, वो विंटर से हम समर्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। अभी भी विंटर का दबदबा होगा। जो प्रॉपर समर्स आती है ऑस्ट्रेलिया में वो दिसंबर में आती है, वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में है। तो इसका मतलब वहां पे अभी भी हल्की 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 ठंडक होगी, वो हम सिर्फ समर्स में जा रहे होंगे। इसका मतलब पिचेस में वो जान होगी जो दिसंबर में नहीं होती है। तो उन केसेस में हम कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमें देखना होगा। और अगर उन केसेस सो वो अपने आप में बड़ा चैलेंज रहेगा, और उन चीजों को अगर हम कंसिडर करें तो शायद वहां पे भी कई बार ऐसा हो सकता है कि भारत 1 या 2 विकेट या 3 विकेट जल्दी गवा दे। तो क्या भारत को एसेस नहीं करना चाहिए कि उन पिचेस पे शायद 200 210 नहीं चाहिए, हमें 160 170 चाहिए, और हम उसी हिसाब से इनिंग्स को बिल्ड करें? अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उसका माइंडसेट नहीं होगा, तो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं होगा। अगर उसकी प्रैक्टिस होगी और माइंडसेट होगा तो T20 वर्ल्ड कप में भी होगा। तो ये चीज भी इंडिया इंडिया को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि पिचेस को असेस करना, पिचेस असेस करने के बाद ये असेस कर पाना कि क्या सही स्कोर है, क्या हमें पहली बॉल से मारना है, नहीं मारना है। फ्लैट विकेट से आप बिल्कुल मारिए, मुझे कोई डाउट दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है, और आपको पता है कंडीशंस मेरे लिए नहीं, दूसरी टीम के लिए भी फेवर में नहीं है, तो एक कॉम्पिटेटिव स्कोर तो लगाएंगे ना आप। ऐसा तो है नहीं कि मारने के चक्कर में मर जाएंगे और कहेंगे पिचेस फ्रेंडली नहीं थी। वो नहीं हो सकता, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की तरह ही खेलना पड़ेगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर, छोटी सी इनिंग्स थी, मतलब पैची थी, कोई खास इनिंग्स नहीं कहूंगा। ऋषभ पंत ने 12 बॉलों पे बहुत शानदार इनिंग्स खेली, 24 रन की। आए, 2 छक्के मारे, एक चौका मारा, आते ही मारने लग गए। कल सूर्य ने छक्के से शुरुआत की, श्रेयस अय्यर ने छक्के से खाता खोला, दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया ऋषभ पंत ने, आते ही छक्का मार दिया। पहली 4-5 बॉलों में हार्दिक पांड्या ने, मतलब क्या हो रहा था, सब आ रहे थे छक्का मार रहे थे, जबकि विकेट्स गिरते जा रहे हैं। 60 रन पे हमारे 4 विकेट हो गए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, आ रहे हैं मार रहे ऋषभ पंत की इनिंग्स अच्छी थी। शायद वो भी थोड़ा सा रुक के खेल सकते थे, क्योंकि मतलब उनको अच्छा खासा टाइम मिल गया था मैच में, उनके पास कैपेबिलिटी भी है। तो उनका विकेट जाने के बाद सिर्फ एक ही बैट्समैन और बचे थे, रविंद्र जडेजा। सो ऋषभ पंत को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के साथ यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो इंडिया
को नहीं समझ आ रही है या इंडिया समझ रहा है पता नहीं। आप अगर उन्हें 18 बॉल देते हैं या 15 बॉल देते हैं खेलने के लिए, तो रफली आप उनका एक पैटर्न देखिए, उनका आईपीएल में भी पैटर्न देखिए, इंटरनेशनल में भी पैटर्न देखिए, 5 से 6 बॉलें 7 बॉलें उनको सेट होने में लग जाता है। आप अगर फर्स्ट T20 की बात करेंगे तो उन्होंने 19 बॉल पे 41 रन बनाए थे, जिसमें से पहले 10-11 बॉल पे उनके 8-10 रन ही थे। उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया था। तो अगर आप 15 बॉल देते हैं लास्ट में, और उसमें अगर वो 8 बॉलें खेलते हैं और 6 रन बनाते हैं और उसका जो मारते हुए आउट हो जाते हैं, तो शायद वो 10 बॉल पे 11 या 12 रन बना रहे होंगे। तो फिनिशर का जो रोल है वो शायद नहीं निभा पा रहे होंगे। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर दिनेश कार्तिक को टीम में जगह मिलती है और उनको फिनिशर का रोल दिया जाता है, तो बहुत स्पेसिफिक रोल है जो उन्हें हर मैच में निभाना होगा, वहां फेल नहीं हो सकते। क्योंकि ओपनर अगर आप हैं तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास पीछे पूरी बैटिंग लाइनअप पड़ी है। आप नंबर 3 पे आप फेल हो सकते हैं, पीछे बैटिंग लाइनअप पड़ी है। 4 पे भी आपके पास 2-3 प्लेयर पड़े हैं। बट जब आप फिनिशर का रोल निभाते हैं, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप 10 बॉलें खेल रहे हैं तो 8 बॉलें खेल रहे हैं, 8 बॉलें तो फिनिशर भी खेलता है, कोई भी खेल सकता है जो फेल होता है। अगर आप 8 बॉलें खेल रहे हैं तो आप 8 बॉलों पे 5 या 6 रन नहीं बना सकते एज ए फिनिशर। 8 बॉलों पे आपका स्कोर, अगर आप आउट होके जाते हैं, तो 15 से 16 रन होना चाहिए। 13 रन, 14-15 जो भी आपका है। बट 150, 160, 170, 200 की स्ट्राइक रेट होनी चाहिए। वो ऋषभ पंत देते हैं। ऋषभ पंत दूसरी बॉल पे छक्का मारते हैं, फिर छक्का मारते हैं। वो 12 बॉल पे 24 बना के गए, जबकि वो फिनिशर भी नहीं थे। तो ये चीज आपको ऋषभ पंत देते हैं। लेट्स से 13 बॉल पे 7 रन की बजाय दिनेश कार्तिक ने अगर 25 रन बना दिए होते, तो इंडिया का स्कोर जो है वो 18 रन और जुड़ जाता उसमें, और इंडिया का जो स्कोर है वो 157 हो जाता। आप ये ध्यान रखिए, वेस्ट इंडीज लास्ट ओवर में जीता है जिसमें उन्हें 10 रन चाहिए थे। वहीं अगर इंडिया के 18 रन थे, तो लास्ट ओवर में वेस्ट इंडीज को 29 रन चाहिए होते और इंडिया मैच जीत जाता। ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है दिनेश कार्तिक रेस में थोड़ा सा पीछे है। तो ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक में तो दिनेश कार्तिक नहीं जीतने, ये तो 100% श्योर है। हाँ, फिनिशर में दिनेश कार्तिक शायद कई प्लेयरों से आगे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस जीत चुके हैं। उन्होंने मेहनत करी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक वो एक केस स्टडी है अपने आप में कि मेहनत से क्या अचीव हो सकता है। बट इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए। दिनेश कार्तिक अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हें आगे चल के शो करना पड़ेगा। क्या वो एशिया कप जा रहे हैं, क्या वो एशिया कप नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आई थिंक इस सीरीज के बाद, जिम्बाब्वे के सीरीज के बीच में या उसके बाद हमारी टीम का भी अनाउंसमेंट होगी, वहां पता चलेगा। इंडिया ने एक चेंज किया, आवेश खान बहुत महंगे साबित हुए। लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए और आप पहली बॉल पे नो बॉल डाल देते हो, और उसके फ्री हिट पे आप छक्का खा लेते हो, तो मैच तो वहीं खत्म हो जाता है। काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने एक ब्रेंडन किंग को बोल्ड जरूर किया, बट आवेश खान शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी टिकट पक्की नहीं हो रही है। आपको टीम में लिया गया था क्योंकि पिच में वो पेस थी, वो बाउंस था, बट अल्टीमेटली शायद बिश्नोई को ही खिलाया जाएगा। और दुबई में तो पिचेस वैसे भी स्लो हैं, तो वहां तो अब खेलेंगे ही खेलेंगे रवि बिश्नोई या चहल। जिम्बाब्वे का टूर है, वहां पे पिचेस जो है वो ड्राई से लेकर थोड़ी फास्ट साइड पे ही होती है, वहां आपको मौका मिलेगा। बट आई एम रियली सॉरी, आप एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप तो नहीं जा रहे हो, ये तो लगभग पक्की बात है। T20 वर्ल्ड कप में बुमराह वापस आ चुके होंगे। अर्शदीप रेस में अब आगे निकलते जा रहे हैं। उमरान मलिक को तो हमने ऑलरेडी आई थिंक पीछे छोड़ ही दिया है, तो उमरान मलिक तो T20 वर्ल्ड कप टीम से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अर्शदीप, आप तो लगभग लगभग तय हो, पक्का जा रहे हो। आपने कल भी दिखाया, आपके पहले 8-10 बॉल थोड़े से कॉस्टली रहे, बट उसके बाद की सारी बॉलें बहुत किफायती रही, बहुत अच्छे यॉर्कर्स भी मारे, स्पीड भी अच्छी आ रही है, वेरिएशन भी अच्छी आ रही है। और कल आपने अराउंड द विकेट आगे रोमन पॉवेल को जो बोल्ड मारा है, उस तरह की बॉलें ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी तरह चलेंगी। तो ये चीजें मिचेल स्टार्क करते थे आज से 4-5 साल पहले। अगर आप वो कर सकते हो, कोई इंटरनेशनल बॉलर आज की डेट में ये चीज नहीं कर पा रहा है कि वो अराउंड द विकेट आए और आउट स्विंग मारे, आई थिंक यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। तो आप तो जा ही रहे हो, और आई थिंक अब इंडिया आपके साथ परसिस्ट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप हो सकती है T20 वर्ल्ड कप की, वो मोस्ट लाइकली जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह की होंगे, जिसमें चौथे पेसर आपके हार्दिक पांड्या होंगे। इसके अलावा आपका वेस्ट इंडीज से ब्रेंडन किंग ने बहुत अच्छी सेंसिबल बैटिंग करी। उन्होंने वनडे में ऑलरेडी दिखाया था कि उनके पास पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली वो बड़े स्कोर्स नहीं बना पाए थे, बट अगर आप उनकी इनिंग्स और हाइलाइट्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा उनका पोटेंशियल। तो ब्रेंडन किंग ने बहुत अच्छी सेंसिबल इनिंग्स खेली। इसके बाद छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए। काइल मायर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, वो उनका थोड़ा सा ताबड़तोड़ जो इनिंग्स थी वो अच्छी थी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज को हेल्प मिली। ओडियन स्मिथ, वाह व्हाट एन इनिंग्स!
वो एंड में आए और उन्होंने मेक श्योर किया कि जब विकेट्स गिर रहे हैं तो वो एक एंड पकड़े भी रहे और शॉट्स भी मारते रहे। तो ओडियन स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। मैकॉय, वाह व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। आपके पास टैलेंट है नो डाउट, और आप आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। वहां पे पिचेस आपके फ्रेंडली ही होंगी। मैंने पहले भी कहा था वेस्ट इंडीज टीम उतनी खराब टीम नहीं है। आप इसमें आगे मुझे नहीं पता T20 वर्ल्ड कप में होंगे नहीं होंगे, रसेल का क्या सीन है, बट अगर आप इसमें रसेल और पोलार्ड को जोड़ देते हैं तो ये टीम खराब नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक। आपके पास शेफर्ड है, आपके पास रसेल होंगे, आपके पास पूरन, हिटमायर, पोलार्ड होंगे, ऊपर टॉप में आपके पास काइल मेयर्स है, आपके पास ब्रेंडन किंग होंगे। तो टीम तो बहुत अच्छी है नो डाउट। पावरफुल बैटिंग लाइनअप रहेगी, और अगर रसेल और पोलार्ड आ जाते हैं तो बॉलिंग में भी एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। मैकॉय है नीचे से, ओडियन स्मिथ है, तो आई थिंक टीम इज नॉट बैड। इवन दो उनके रिजल्ट्स ऑफ लेट आर नॉट गुड, बट इसका मतलब ये नहीं कि टीम खराब है और कम्पीट कर सकती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज की टीम T20 वर्ल्ड कप में कम्पीट कर सकती है, ये चीज मत भूलिए। ये था सेकंड T20 का हाल। आई थिंक अब थर्ड T20 में देखना होगा। इनफैक्ट थर्ड T20 आज ही है, लगातार 2 दिन 2 मैचेस हैं, तो वही मैदान है, वही पिच है। कैसे बिहेव करती है, वहाँ की क्या कंडीशंस है। अगर आज दिन में सनी होता है तो ऑब्वियसली पिच कल जितनी एनर्जी के साथ नहीं काम करेगी, उतना पेस उतना बाउंस उसमें नहीं होगा। अ, तो देखते हैं इंडिया क्या करेगा। आई थिंक टीम शायद अनचेंज ही रहे, अनलेस कि हम ईशान किशन को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान किशन भी अब स्कीम से आउट हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप पे। तो इंडिया उन प्लेयरों को ज्यादा मौका देने की कोशिश कर रहा है जो सर्टेन है। इस टीम में विराट कोहली फिट इन होते हैं आगे चल के, तो विराट कोहली जब आ जाते हैं तो शायद दिनेश कार्तिक की जगह या श्रेयस अय्यर की जगह, इन दो में से किसी एक की जगह जाती है। आज की डेट में शायद श्रेयस अय्यर की जाएगी, बिकॉज दिनेश कार्तिक फिनिशर का रोल प्ले कर रहे हैं। बट दिनेश कार्तिक की भी जा सकती है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे आ सकता है। श्रेयस अय्यर 4, ऋषभ पंत 5, हार्दिक पांड्या 6 पे भी आ सकते हैं, और फिर आपके पास जडेजा, पांड्या और पंत हो तो फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लान बी में ओपनर कौन रहेगा, आई थिंक शायद इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि या तो वो कोहली से ओपन कराएंगे या फिर सूर्या से ओपन कराएंगे। अगर कुछ नहीं चला तो शायद ऋषभ पंत से ओपन करा देंगे। बट जो फ्रिंज पे प्लेयर्स हैं, जो प्रॉपर ओपनर्स हैं, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। उनको शायद मुश्किल ही लग रहा है उनके लिए। अ, आज की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर पिच ऐसी ही रही तो शायद आवेश खान को एक और मौका मिलेगा, और अगर पिच ऐसी नहीं रही तो शायद रवि बिश्नोई की वापसी वापसी हो सकती है आवेश खान की जगह। बाकी टीम अनचेंज ही रहेंगी। वेस्ट इंडीज में कोई बदलाव आज मुझे नहीं नजर आता। टीम ने कल मैच जीता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं नजर आती। इंडिया शायद एक चेंज करेगा, या अगर कंडीशन सेम रही तो नहीं करेगा। बट इंडिया की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगी कल के मुकाबले, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैंने रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ देखा भी है, और उनकी कैप्टनसी में भी देखा है, उनके खुद के खेल में भी देखा है। तो इंडिया डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर थर्ड T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। बाय बाय, सी यू।